हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ आज फिर से दिल्ली में एक बड़ा प्रदर्शन हुआ है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बैनर तले कम से कम 180 मुस्लिम संगठनों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जिसका मकसद वक्फ कानून पर मोदी सरकार को झुकाना था। आज के इस आयोजन के बाद अब इस विरोध को देशव्यापी स्तर पर बढ़ाने की योजना भी तैयार हो गई है। यानी तय है कि वक्फ संशोधन कानून की मुखालफत अब लंबी चलेगी और यह प्रदर्शन इस बात पर भी निर्भर है कि 5 मई की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट से क्या फैसला आता है। अगर अदालत इस कानून को संविधान के मुताबिक सही न मानकर फैसला सुनाती है तो फिर मोदी सरकार को बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अब भी सरकार की तरफ से यही तर्क दिए जा रहे हैं कि यह कानून संविधान के मुताबिक है और मुसलमानों के भले के लिए है। हालांकि भीतर भीतर सरकार डर भी रही है, इसीलिए बीजेपी सुप्रीम कोर्ट पर ही सवाल उठा रही है। अभी निशिकांत दुबे के मामले में बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल ने कहा है कि उनकी बात में कुछ भी गलत नहीं है। हालांकि अगले हफ्ते दुबे के खिलाफ यानी निशिकांत दुबे के खिलाफ दायर मामले में भी सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में। तब पता चल जाएगा कि सही कौन है और कौन गलत है। इस बीच आज सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा है कि संविधान में संसद जो है वो माफी चाहूंगा, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बल्कि आज बीजेपी के नेताओं ने फिर से कहा है कि संविधान में संसद से ऊपर जो है कोई नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि ये बात अब बीजेपी के नेता मैं कह तो रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये बात जगदीप धनखड़ ने कही है कि संविधान में संसद से ऊपर कोई नहीं है। जगदीप धनखड़ जिस ढंग से बयानबाजी दे रहे हैं, बातें कर रहे हैं, उससे साफ जाहिर होता है कि वो अपने आप को बीजेपी नेता से बाहर नहीं निकाल पाए हैं। शायद वो ये भूल गए हैं कि वो इस देश के दूसरे सर्वोच्च पद पर आसीन हैं, यानी उपराष्ट्रपति हैं। साथ साथ जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का सभासद भी होता है, यानी कि वो सभापति भी होता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा उनके पास बड़ी कुर्सी है और बड़ा पद है, रुतबा है, लेकिन उसके बाद भी वो क्या बयान दे रहे हैं आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं। तो आज फिर से जगदीप धनखड़ साहब ने कहा है कि संविधान में संसद से ऊपर कोई नहीं है। सही बात है, संसद उतनी ही सर्वोच्च है जितना कि देश का हर व्यक्ति है, ये बात कह रहे हैं। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि हम भारत के लोग में हर व्यक्ति लोकतंत्र का एक परमाणु है और इस परमाणु में शक्ति है, ये शक्ति चुनावों में दिखती है, इसीलिए हम एक लोकतांत्रिक देश हैं। बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं धनखड़ साहब, लेकिन क्या उसको अमल में लाने की कोशिश करते हैं या इन सब बातों के जरिए कहीं ना कहीं नफरत फैलाने की कोशिश है? तो हम लोकतांत्रिक देश में हैं, यह बताने की जरूरत आखिर बार बार क्यों पड़ रही है? यानी कहीं ना कहीं हमारा लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। आप याद कीजिए कि मोदी भी अक्सर विदेशी धरती पर भारत को लोकतंत्र की जननी बताते रहते हैं, लेकिन यह नहीं बता पाते हैं कि देश में संविधान और लोकतंत्र को लेकर जो सवाल उठाए जाते हैं वो उनसे इतना चिढ़ क्यों जाते हैं। जैसे अभी राहुल गांधी ने बोस्टन में महाराष्ट्र चुनाव में धांधली का जिक्र किया तो बीजेपी का जो टूल किट है उसने इसको लेकर वो पीछे पड़ गई, राहुल गांधी के पीछे पड़ गई। अब चुनाव आयोग ने भी जवाब दिया है कि भारत में जिस पैमाने पर सटीकता से चुनाव होते हैं उसकी दुनिया भर में तारीफ होती है, यह चुनाव आयोग का कहना है। पूरा देश जानता है दोस्तों कि वोटर लिस्ट तैयार करने, वोटिंग करवाने और काउंटिंग समेत हर चुनावी प्रक्रिया में सरकारी कर्मचारी शामिल होते हैं, चुनाव आयोग जो है। लेकिन यहां पर कहीं ना कहीं क्यों सवालों के घेरे में आता है। लेकिन चुनाव आयोग का कहना है कि हमें बदनाम करने की कोशिश हो रही है, जो पूरी तरह से बेतुकी बात है। चुनाव आयोग ने कहा है कि महाराष्ट्र चुनाव में सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान केंद्र पर पहुंचे 6,40,87,588 वोटरों ने वोट किया। हर घंटे करीब 58 लाख वोट डाले गए। इनके हिसाब से हर 2 घंटे में करीब 1,16,000 मतदाताओं ने वोट किया होगा। इस लिहाज से 2 घंटे में 65 लाख वोट पड़ना औसत से बहुत कम है, यह कहना है चुनाव आयोग का। आपको बता दूं कि राहुल गांधी ने यह आरोप भी लगाया था कि महाराष्ट्र में जितने बालिग यानी 18 साल से ज्यादा वोट डालने के योग्य हैं उससे ज्यादा वोट पड़े हैं।
इस पर चुनाव आयोग ने कहा है कि कानून के अनुसार वोटर लिस्ट चुनाव से ठीक पहले या साल में एक बार संशोधित होती है। वोटर लिस्ट की फाइनल कॉपी कांग्रेस समेत सभी पार्टियों को दी जाती है। अब चुनाव आयोग की तरफ से तो सफाई आ गई है, लेकिन चुनाव आयोग को यह भी बताना चाहिए कि जब विपक्षी दल वीडियो फुटेज मांगते हैं तो फिर उससे इनकार क्यों चुनाव आयोग करता है। खैर, इस समय कईयों की दाढ़ी से तिनके जो हैं वो मिल रहे हैं, इसीलिए बड़े पैमाने पर खलबली मची हुई है। वैसे सरकार के सामने इस समय सबसे ज्यादा बेचैनी का कारण तो वक्फ संशोधन अधिनियम पर हो रहा विरोध ही है। आज अजमेर शरीफ दरगाह में के जो सेक्रेटरी सैयद सरवर चिश्ती जो हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है। ये तमाम 180 संगठनों के, मुस्लिम संगठनों के नेता, उनके कार्यकर्ता आज दिल्ली में मौजूद थे और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बैनर तले आज विरोध प्रदर्शन हुआ। क्या कुछ कहा है सैयद सरवर चिश्ती ने, जरा सुनिए। ये दे रहा है कि मुसलमानों से और जो इंडिया की वननेस में यकीन करते हैं, तमाम हिंदुस्तानी जो देश में चाहते हैं कोई विभाजन ना हो, आपस में यूनिटी हो, किसी पे जुल्म ना हो, तो ये वक्त की हम सख्त मुखालिफत करते हैं। दिस इज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तय करेगा। ये हटाओ। तो यहां पर आपने सुन लिया चिश्ती साहब को। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सचिव यासीन अली उस्मानी ने भी इसी मसले पर क्या कुछ कहा है, आइए जरा उनको भी सुन लेते हैं। यासीन अली उस्मानी को हम लोगों ने सिर्फ इतनी बात कही है जो पहले से कह रहे हैं कि कानून वापस होना चाहिए। अगर कानून वापस नहीं होता है तो हमारा पीसफुल एजुटेशन जारी रहेगा। जी सर, सुप्रीम कोर्ट में मामला है और अभी अगर सुप्रीम कोर्ट से आपके पक्ष में फैसला नहीं आता है फिर क्या रहेगा सर? तो जाहिर है फिर भी हमारा ये राइट रहेगा कि हम हुकूमत से डिमांड करें कि इस बिल को वापस लें। सड़कों पर उतरेंगे सर? नहीं, सड़कों पे उतरने का मतलब क्या होता है, जमहूरियत में, डेमोक्रेटिक सिस्टम में सामने आकर पीसफुली लोगों के साथ अपने जो लोग उससे मुतासिर हो रहे हैं वो लोग अपनी डिमांड करते हैं, एहतिजाज करते हैं, फोरम कहीं रैली निकालते हैं, कहीं धरना देते हैं, परमिशन के साथ देते हैं। तो वो जो होता है जमहूरियत का तरीका वो इख्तियार कर रहे हैं। सरकार लगातार ये कह रही है कि मुस्लिमों के पक्ष में ही लाया गया है, कोई धर्म से रिलेटेड नहीं है, ये जमीन से जुड़ा मामला है। देखिए आप ये सब तो सुन रहे थे आप। जमाते इस्लामी हिंद के अध्यक्ष सैयद सदातुल्लाह हुसैनी ने भी इस मसले पर अपनी बात रखी, उनको भी सुन लीजिए। आज 180 मुस्लिम संगठनों के नेता मौजूद थे और एक जबरदस्त विरोध प्रदर्शन यहां दिल्ली में, और यहां से एक पैगाम देने की कोशिश, और क्या पैगाम दिया गया है वो धीरे धीरे आप तक हम पहुंचा रहे हैं। सुनिए जरा इनको। आज यही संदेश देने की कोशिश की गई है कि ये जो एक्ट है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये मुसलमानों के राइट्स का वायलेशन है और एक बहुत ही गलत प्रेसिडेंट, बहुत ही गलत नज़ीर इसके जरिए कायम की जा रही है। ये पूरे मुल्क में तफरीक पैदा करने, पोलराइजेशन पैदा करने, समाज में डिवाइड पैदा करने का ब्लूप्रिंट है ये। तो इसलिए पूरे मुल्क को, मुल्क के सारे अवाम को मुत्तहिद होकर इसकी मुखालफत करनी चाहिए और उस वक्त तक लड़ते रहना चाहिए, लड़ाई जारी रखनी चाहिए जब तक हुकूमत इसे वापस ना ले ले। पर सर, कई कुछ मुस्लिम संगठन इसके समर्थन में भी हैं, प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की और सरकार भी ये कह रही है कि ये मुस्लिमों के पक्ष में है। देखिए, हुकूमत है उनके पास, तो जिसके पास हुकूमत होती है कुछ लोगों को मैनेज करना कोई ज्यादा मुश्किल बात नहीं होती, तो कुछ लोगों को मैनेज कर लिया होगा। लेकिन आप देख रहे हैं कि जो जितने मेन स्ट्रीम मुस्लिम संगठन हैं और मुसलमानों के मुख्तलिफ सेट्स हैं, वो सारे के सारे आज यहाँ बिल की, इस एक्ट की मुखालफत के लिए मौजूद हैं। तो मुसलमान यूनानिमस है इस बिल को रिजेक्ट करने। जी सर, अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला है, देश भर में अलग अलग जगहों पर प्रोटेस्ट चल रहा है, आगे क्या कदम रहता है अगर आपके पक्ष में फैसला सुप्रीम कोर्ट नहीं देता है? तो सुन रहे थे आप। यहां पर इसके बाद शिया धर्मगुरु मौलाना सैयद कल्बे जवाद ने क्या कुछ कहा, यह भी सुन लीजिए। ये एक बड़ा मौका था वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के विरोध में, कानून जो बन चुका है उसके विरोध में तमाम मुस्लिम संगठन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बैनर तले दिल्ली के ताल कटोरा में आज इकट्ठा हुए थे। तमाम लोगों को आप सुन रहे हैं, सुनिए जरा। देखिए, सब जुडिस है लेकिन 3 चीजें पर बात की है और ये 43 चीजें हैं, उस पर कोई बात नहीं हुई है। हम तो पूरे वक्फ बिल को वापस लेने की अपनी तहरीक चलाए हुए हैं। पूरा वक्फ बिल वापस हो, 2-3 नहीं, 3 चीजें आपने ले ली, उसके बाद बाकी को छोड़ दी
उसके मतलब वो आज़ाद हो गए गवर्नमेंट में? नहीं, एक एक उसमें जितने भी किला सब पूरा वक्फ बिल वापस होना है, पूरा वक्फ बिल। ये हमारी लड़ाई है, असल लड़ाई ये है। तो अगर वादा कर लें कि पूरे वक्फ बिल को स्टे कर देंगे। तो ये थे शिया धर्मगुरु मौलाना सैयद कल्बे जवाद, जो वक्फ बिल के खिलाफ अपनी बात रख रहे हैं। लगातार आपने देख लिया तमाम अलग अलग संगठनों के, मुस्लिम संगठनों के इन तमाम लोगों की बात सुनकर समझ आ रहा है कि यह लड़ाई महज मुस्लिमों से नहीं है, बल्कि संविधान के खिलाफ छेड़ी गई है। इसीलिए सभी लोग संविधान की रक्षा के लिए एकजुट हो रहे हैं। कानून बनाकर संविधान के खिलाफ एक लड़ाई छेड़ने की कोशिश और उसी संविधान को बचाने, संविधान की रक्षा करने के लिए एकजुट हो रहे हिंदुस्तान के लोग, हिंदुस्तान की आवाम। और कानून वापस लेने तक प्रदर्शन जारी रहेगा, यह ऐलान भी आज हो चुका है। 30 अप्रैल को आधे घंटे के लिए ब्लैकआउट यानी बिजली बंद करना, 7 मई को रामलीला मैदान में फिर से इकट्ठा होना और उसके अलावा देश के कम से कम 50 शहरों में धरना प्रदर्शन और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की रणनीति भी आज तैयार की गई है। इन शहरों में इस्लामिक रिसर्च स्कॉलर्स और धर्म गुरुओं के साथ बैठकें होंगी, जहां वक्फ कानून के नुकसान बताए जाएंगे। यानी एक लंबी लड़ाई की तैयारी आज हो चुकी है। देखना यह है दोस्तों कि इस बार सरकार को कितनी बुरी मात मिलती है। लेकिन इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार सऊदी अरब पहुंचे हैं, तीसरी बार। और ये तीसरी बार पहुंचने वाले एक ही प्रधानमंत्री तीसरी बार सऊदी अरब पहुंचने वाले ये अकेले हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं। नरेंद्र मोदी जी रिकॉर्ड बना रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी ये रिकॉर्ड बनाकर क्या इसका फायदा सऊदी अरब में देने वाले हैं, या इसका फायदा खुद लेने वाले हैं, या इससे देश के मुस्लिम जमात को भी फायदा होगा, मुसलमानों को भी फायदा होगा, अल्पसंख्यकों को फायदा होगा? जो ये द्विपक्षीय रिलेशन आप मजबूत कर रहे हैं, अच्छी बात है, हर देश से रिलेशन मजबूत रहना चाहिए। लेकिन इस देश के अंदर जो हो रहा है, क्या उसके लिए नरेंद्र मोदी कभी अपनी बात, कभी अपनी जुबान खोलेंगे? इसी मसले पर जब नरेंद्र मोदी सऊदी अरब पहुंचे हैं तो क्या कुछ कहा है AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने, जरा उनको सुन लीजिए। में 31% गुर्बत है। हम वजीर आजम से ये बोलना चाह रहे हैं कि ये गुर्बत इसलिए है क्योंकि आपकी जहनियत में फिरका परस्ती है, आप नफरत करते हैं मुसलमानों से। नरेंद्र मोदी माशाल्लाह सऊदी अरब गए हैं तो वहां पर मोहम्मद बिन सलमान से या हबीबी बोल के मिलेंगे और भारत में आकर बोलेंगे कि इनको कपड़े देखकर पहचानो। अब तीसरा यह है कि एक बीजेपी में बहुत ज्यादा अनमोल रतन है, मुगल बादशाह अकबर के पास भी नहीं थे होंगे, मोदी के पास बहुत से अनमोल रतन है। किसी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि ये मुस्लिम देश में वक्फ नहीं है। हम अपने वजीर आजम से बोल रहे हैं कि जब आपका प्लेन सऊदी एयर स्पेस में आया तो मोहम्मद बिन सलमान की एयरफोर्स ने 15 F-15 से आपका इस्तकबाल किया, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। वो मोहम्मद बिन सलमान से पूछ लें कि क्या मदीने शरीफ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक के आगे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है जिसमें लिखा हुआ अंग्रेजी में वफ़ उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। वो पूछ लें, जब सऊदी अरब जा रहे हैं तो गले मिलते वक्त पूछ लें, या हबीबी ये सही है क्या? क्योंकि बोर्ड लिखा हुआ है। तो हर इस्लामी मुल्क में, मुस्लिम मुल्क में, चाहे वहां पर जम्मू। तो सुन रहे थे आप यहां असदुद्दीन ओवैसी को, और सीधा प्रहार तंज कसते हुए नरेंद्र मोदी पर कि वहां मिलेंगे तो क्या कहेंगे और यहां क्या कर रहे हैं, क्या करके गए हैं। तो एक तरफ तमाम मुस्लिम संगठनों ने आज दिल्ली से यह ऐलान कर दिया है कि हमारी लड़ाई नहीं रुकने जा रही है। दूसरी तरफ मामला सुप्रीम कोर्ट में है। 5 तारीख को 2 बजे दिन में इस पर सुनवाई होनी है, 5 मई को। लेकिन उससे पहले जो बयानबाजियां हैं, चाहे वो उपराष्ट्रपति की बयानबाजियां हों, चाहे वो निशिकांत दुबे की बयानबाजियां हों, चाहे दिनेश शर्मा की हो, ऐसे अग्निमित्रा की हो, ऐसे तमाम, आखिर क्या करना चाहते हैं बीजेपी के नेता? इस मसले पे न्यायपालिका को कटघरे में खड़ा करके क्या करना चाहते हैं,
यह सबसे बड़ा सवाल है। क्या देश के दो पिलर को, जिसमें कार्यपालिका और विधायिका है, इसको कमजोर करने के बाद अब तीसरा जो पिलर है न्यायपालिका, उसको भी कमजोर करने के लिए, दीमक की तरह उसको भेदने के लिए, उसमें ऑलरेडी उस पर धक्का लगाने के लिए तैयार है बीजेपी? बड़ा सवाल है दोस्तों, और खुल के ये बात इस मंच से इसलिए रख रहा हूं क्योंकि इसकी चर्चा खूब हो रही है। माननीय जो अपने उस आसंदी पर बैठे हैं वो अगर ऐसी बात करेंगे, जन नेता अगर ऐसी बातें करेंगे, नफरत परोसेंगे इस देश में, तो फिर आखिर क्या होगा, आम जनता क्या करेगी? चलिए इन सब की चर्चा